हेलो एवरीवन। तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर लंबे समय के बाद थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बिजी हो गया था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की विकास यात्रा के तहत जो अगला अधिनियम हमारा है वो है भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 जो लाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, उसमें जो परिस्थितियां बनी थी आप लोग जानते होंगे। 1905 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर आए थे, तो उन्होंने भारत की राष्ट्रीय एकता को समाप्त करने के लिए, या यूं कहें कि बंगाल में जो राष्ट्रीय एकता पनप रही थी या राष्ट्रीय एकता का जो विकास हो रहा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिल रही थी, कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग बढ़ चढ़कर उस पार्टी की सदस्यता ले रहे थे। तो इस वजह से कर्जन ने सोचा कि भारत में अगर शासन करना है तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी पड़ेगी, जिसके तहत उन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया था धर्म के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। ठीक है, अब बंगाल को विभाजित करके बांग्लादेश को एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र क्या कहते हैं कि घोषित किया था। घोषित क्या किया था, मतलब कि मुसलमानों के दिमाग में उन्होंने ये भर दिया कि आप लोग का कल्चर अलग है, आप लोग का एक अलग राइज होना चाहिए, आप लोग का एक अलग शासन होना चाहिए, शासन में आप लोगों की अलग भागीदारी होनी चाहिए, कांग्रेस आपके बारे में सोचती नहीं है। इस तरह से उनके दिमाग में ये भरा गया और 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित हुआ, जिसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में सामने आया था और जिसमें अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कि नुकसान उठाना पड़ा था। 1905 में फिर आपका स्वदेशी आंदोलन इसी बंगाल विभाजन के विरोध में होता है। फिर कांग्रेस को तोड़ने के लिए 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है नरम दल और गरम दल के रूप में, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में गरम दल वालों ने अपनी विचारधारा के तहत आगे बढ़ा था और नरम दल वाले अपनी विचारधारा के तहत आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसके तहत 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन होने के बाद अंग्रेजों को मौका मिल जाता है और यह सही मौका था और उन्होंने 1909 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम ला करके, ठीक है ना, मुसलमानों को राष्ट्रीय एकता से तोड़ने का प्रयास किया और इस प्रकार उन्होंने इसमें बहुत सारे जो प्रावधान लाए थे, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयास था कि हम भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को आगे कैसे विकसित करें। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के प्रमुख प्रावधानों को हम लोग देखेंगे और ये प्रावधान लाकर भारत सरकार ने भारतीयों को कुछ न कुछ हद तक यूँ कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। यह अधिनियम जो है वो 1909 ईस्वी में जब भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है, और उस समय भारत सचिव के पद पर थे लॉर्ड मॉर्ले, और इसी वजह से लॉर्ड मॉर्ले भारत सचिव के पद पर थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। इसी वजह से इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ही प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन से अधिनियम को, वहां पर अधिनियम ऑप्शन में आपका रहेगा 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, ठीक है ना, इस तरह से अधिनियम ऑप्शन में रहता है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अधिनियम को मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर में आप लोग करेंगे 1909 का अधिनियम, जो कि मॉर्ले और मिंटो के प्रयास से ही आया था। और जस्ट इसी समय आपको ब्रिटेन में उदारवादी सरकार का गठन भी हुआ था, तो भारत के बारे में थोड़ा सा वो सोच रही थी। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1909 को कहा जाता है। इस अधिनियम में सबसे पहले विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि किया गया। ठीक है ना, विधान परिषद कहने का मतलब है कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, ये दो विधान परिषद होते थे। इससे पहले केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 हुआ करती थी। ठीक है,
जिसको बढ़ाकर, जिसमें 60 और अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ दिया गया और टोटल सदस्यों की संख्या हो गई 69। तो केंद्रीय विधान परिषद की टोटल सदस्य संख्या बढ़कर हो गई 69। 69 सदस्य में से 37 जो सदस्य होते थे वो सरकारी सदस्य होते थे, मतलब वो ब्रिटिश सरकार के मेंबर होते थे या ब्रिटिश सरकार में काम करने वाले व्यक्ति होते थे जिनको इसमें शामिल किया गया था। तो 37 जो होते थे सरकारी सदस्य होते थे, और ये 37 सरकारी सदस्यों में से 9 जो सदस्य होते थे वो पदेन होते थे। पदेन का मतलब हो गया कि उनका पद कभी समाप्त नहीं होता था, और ये पदेन सदस्य में से गवर्नर जनरल भी एक शामिल थे। गवर्नर जनरल जो मिंटो थे, तो गवर्नर जनरल को मिला करके मतलब गवर्नर जनरल 1 + 7 8 सदस्य, टोटल 8 सदस्य होते थे, ठीक है ना। तो 9 सदस्य जो होते थे वो पदेन होते थे और 32 सदस्य जो होते थे वो गैर सरकारी होते थे। मतलब ये जो है ये गवर्नर जनरल के द्वारा जो है ये सदस्य 32 जो गैर सरकारी सदस्य होते थे ये गवर्नर जनरल के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। अब इसमें से गैर सरकारी सदस्यों में से भी गवर्नर जनरल जो है वो आपका क्या कहते हैं कि टोटल 37 जो सरकारी सदस्य होते थे उसमें 9 पदेन सदस्य होते थे और 28 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक है ना। 37 सरकारी सदस्यों का चुनाव नहीं होता था, इसमें 9 तो पदेन होते थे जिसमें गवर्नर जनरल का भी एक पद होता था, और 28 जो सदस्य होते थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। बाकी 32 जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उसमें 5 सदस्य जो होते थे वो गवर्नर जनरल मनोनीत करते थे, ठीक है, और 27 सदस्यों का जो है वो निर्वाचन होता था। इस तरह से ये सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। तो 37 सरकारी सदस्य, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषदों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 69 करेंगे, ठीक है ना, जिसमें से 37 सरकारी होते थे और 32 गैर सरकारी होते थे। ये यूपीएससी जेपीएससी की परीक्षा में आता है, जीएस की परीक्षा में आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। जीएस की परीक्षा में केवल एक ही पॉइंट याद रखना है कि विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये तो केंद्रीय विधान परिषद की बात हो गया। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या भी निर्धारित की गई थी, जिसमें आपका बंगाल में, ठीक है ना, बंगाल में 55 सदस्य थे। उसके बाद आपका मुंबई हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है ना, मद्रास हो गया। इन सारे सदस्यों में आपको 47 के आसपास सदस्य थे। आपका पंजाब हो गया, ठीक है ना, पंजाब में लगभग 22 सदस्य निर्धारित किए गए थे। इस तरह केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद सभी जगहों पर जो है वो आपको क्या कहते हैं कि सदस्यों का, प्रांतीय सदस्यों का निर्धारण किया गया था। तो कुल मिलाकर के विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई थी। अगला जो प्रावधान है वो है आपका क्या कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंस है, हर बार परीक्षा में आता है, किसी भी परीक्षा में आता है, और वो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1909 इसी व्यवस्था के चलते सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, सबसे ज्यादा फेमस हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन का मतलब हो गया कि धर्म के नाम पर, धार्मिक संप्रदाय के नाम पर उन्हें अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया, अलग से निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया इस व्यवस्था के तहत। और इस निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव लड़ सकता था वो जिस धार्मिक संप्रदाय के लिए निर्वाचन क्षेत्र घोषित होता था उसी धार्मिक वर्ग के लोग जो है इसमें चुनाव लड़ सकते थे, मतलब चुनाव में भाग ले सकते थे, या फिर इसी धार्मिक संप्रदाय के लोग चुनाव में मतदान कर सकते थे,
ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था था ये खास करके मुस्लिम वर्ग के लिए था, मुस्लिम समुदाय के लिए था, ठीक है ना। भारत में कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को रिजर्व किया गया मुस्लिम वर्ग के लिए जहां पर मुस्लिम ही नेता बन सकता था और मुस्लिम ही उसमें वोट कर डाल सकता था, ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था आया इससे क्या हुआ कि भारत में सांप्रदायिकता को जबरदस्त बढ़ावा मिला, ठीक है, सांप्रदायिक भावना को जबरदस्त बढ़ावा मिला। और इसी का परिणाम था कि 1919 ईस्वी में सिखों को भी पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान हुई 1919 के अधिनियम में। फिर 1935 के अधिनियम में क्या कहते हैं कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला किस अधिनियम के द्वारा, तो 1909 का अधिनियम करेंगे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया या उसकी व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1909। ये काफी इंपॉर्टेंस प्रावधान है इस अधिनियम का जो हर परीक्षा में आता है, इसे कभी भूलेंगे नहीं। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को माना गया, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही ये व्यवस्था लाया गया था, इसीलिए भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जो जनक माना गया, पिता माना गया, और लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। कौन से गवर्नर जनरल को सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जनक माना जाता है, तो वो कहेंगे लॉर्ड मिंटो। तो एक छोटा सा सेशन था और इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, तो कृपया करके इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोगों को अगला वीडियो जो है वो सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।